हेलो फ्रेंड्स, आज एक और वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आई हूँ कोविड-19 अवेयरनेस सीरीज़ की। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कोविड-19 के सिम्टम्स को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये जो मेरी वीडियो है एम्स दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के रेफरेंस को लेके बनाई गई है। हो सकता है आपको मेरी वीडियो थोड़ी लंबी लगे, लेकिन पूरी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। कोविड-19 पेशेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक। एसिम्टोमेटिक कैटेगरी में वो पेशेंट आते हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है या कोविड-19 सस्पेक्ट केस के क्लोज कॉन्टैक्ट में वो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पेशेंट्स में कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, इसलिए उनको एसिम्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं। अब उनको क्या सलाह दी जाती है? होम क्वारंटीन की। उनको बोला जाता है कि आप ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस फॉलो कीजिए। इसका क्या मतलब है? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन मतलब छींकने या खांसने पर टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें या कोहनी का इस्तेमाल करें। एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन का क्या मतलब है कि छींकने या खांसने के बाद किसी भी सरफेस को ना छुएं, सीधा हैंड वॉश करना है और हो सके तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश उनको करना है। फिर उन पेशेंट को दिन में 2 बार एटलीस्ट खुद का टेम्परेचर मॉनिटर करना है। हमको ये देखना है कि बुखार तो नहीं आ रहा है पेशेंट को। अब हो सकता है ये जो पेशेंट है वो इंक्यूबेशन फेज़ में हो और ये सब चीज़ें प्रिकॉशंस अगर वो फॉलो करते हैं तो इससे दूसरे में फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो इंक्यूबेशन फेज़ का क्या मतलब होता है कि वो फेज़ जिसमें सिम्टम्स डेवलप होते हैं, तो यूजुअली 5 से 7 दिन के बाद लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट अगर उनमें लक्षण दिखाई देने लग गए हैं तो वो कोविड-19 सस्पेक्ट कैटेगरी में आ गए हैं और एसिम्टोमेटिक से वो सिम्टोमेटिक बन गए हैं। जो सिम्टोमेटिक कैटेगरी है उसमें होता है पेशेंट्स को अगर लक्षण दिखते हैं तो उनको सिम्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं। उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी। तो जो माइल्ड कैटेगरी है उसमें हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हल्का बुखार आना, सूखी खांसी, गले में दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द। एक लक्षण इसमें नहीं दिखाई देता है, वो है सांस लेने में तकलीफ, इसलिए इसको माइल्ड कैटेगरी बोला जाता है। अब पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं, अगर वो नेगेटिव आता है तो उसको सिम्टम्स के हिसाब से दवाई दे दी जाती है और अगर पॉजिटिव आता है तो उसको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है। अब स्टेट में जगह जगह क्वारंटीन सेंटर्स भी बना दिए गए हैं, तो पेशेंट का या तो होम आइसोलेशन के लिए बोला जाता है या फिर क्वारंटीन सेंटर्स में उनको रखा जाता है 14 दिन के लिए। अब ऐसे पेशेंट को सिम्टम्स के हिसाब से ट्रीटमेंट दी जाती है। बुखार है तो बुखार की दवाई, फ्लू ज़्यादा हो रहा है तो एंटी फ्लू या एंटीबायोटिक वगैरह डॉक्टर अपने हिसाब से ट्रीट करता है। ऐसे पेशेंट्स को प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, सेम जो बताए थे, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे पेशेंट को ताकि और ज़्यादा ना फैले। अगला, उनको डेंजर साइन अच्छे से समझाया जाता है, जैसे कि अगर सांस लेने में तकलीफ़ होना शुरू होती है या मॉडरेट या सीवियर सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं, जिनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तब अगर होम आइसोलेट है पेशेंट तो तुरंत आके हॉस्पिटल में डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर क्वारंटीन सेंटर में है तो अब डॉक्टर तो रोज़ फॉलोअप करते ही हैं, वो अपने हिसाब से फिर उसको ट्रीट करेंगे। अब ऐसे पेशेंट्स को कब तक होम आइसोलेशन रखा जाता है? अगर पेशेंट को 3 दिन से बुखार नहीं आ रहा है या फिर लक्षण शुरू होने के 7 दिन तक नहीं आया है, ऐसे पेशेंट्स को, या फिर उसके 2 जांच के सैंपल्स 24 घंटे के अंतर में नेगेटिव आए हैं। इसका क्या मतलब है? अगर मान लो एक सैंपल मंडे को लिया है वो नेगेटिव है और दूसरा सैंपल ट्यूसडे को उसी टाइम लिया है वो नेगेटिव है, तो वो दोनों सैंपल्स नेगेटिव आते हैं, तब ज़रूरी नहीं है पेशेंट को आइसोलेट रखा जाए। इसका मतलब पेशेंट ट्रीट हो गया है, वो आराम से घर जा सकता है पेशेंट। अब अगर हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट है, हो सकता है उनको हॉस्पिटल एडमिशन की सलाह दी जाएगी। तो ऐसी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिनको सीवियर डिजीज़ डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिनकी एज 60 से ज़्यादा है, जिनको हार्ट, लंग, लीवर, किडनी प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एस्थमा है, कोई भी सांस की बीमारी है, अगर वो कैंसर की दवाई खा रहे हैं, इनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट है, जिसका क्या मतलब है उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही कम है। तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं हाई रिस्क कैटेगरी में, इसीलिए उनको हॉस्पिटल एडमिशन की सलाह दी जाती है ताकि उनकी अच्छे से केयर हो पाए। अब बात करते हैं मॉडरेट एंड सीवियर केसेस की। इसमें क्या होता है कि जो माइल्ड सिम्टम्स हैं वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। बुखार जो पहले हल्का था अब इसमें बढ़ जाता है, सूखी खांसी बढ़ जाती है, बुखार जो है वो मोर देन 102 डिग्री फ़ारेनहाइट पेशेंट को रहता है, सूखी खांसी बढ़ जाती है, उसको डिहाइड्रेशन जैसा लगने लग जाता है और बीपी कम हो सकता है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ़ इसमें शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है और उसको थोड़ा बेहोशी जैसा लगने लग सकता है पेशेंट को।
तब जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेता है, इसमें SpO2 चेक किया जाता है पेशेंट का, जो कि नॉर्मली 95 से 100% होता है, लेकिन इसमें लेस देन 94% पेशेंट का होता है। और सांस लेने में तकलीफ़ पेशेंट को होती है, तो वो रेस्पिरेटरी रेट इसमें हम चेक करते हैं, वो आता है मोर देन 24 ब्रेथ पर मिनट। नॉर्मली जो है वो होता है 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट। अब रेस्पिरेटरी रेट का क्या मतलब होता है कि 1 मिनट में हम कितनी सांस ले रहे हैं या कितनी ब्रेथ ले रहे हैं, उसको काउंट किया जाता है। तो अगर वो 24 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा आ रहा है, मतलब पेशेंट जो है वो मॉडरेट एंड सीवियर कैटेगरी में आ गया है, तब तुरंत पेशेंट को एडमिट करके टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर पेशेंट का टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पेशेंट का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो ऑक्सीजन दी जाती है, एंटीपायरेटिक मतलब जिनको बुखार की दवाई बोला जाता है, एंटी फ्लू एंटीबायोटिक दिया जाता है। अब डॉक्टर्स ने एंटी मलेरियल एंड एंटी वायरल दवाइयों से भी पेशेंट को कुछ ट्रीट किया है, जिसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट भी सामने आए हैं। और अब फ़िलहाल प्लाज्मा थेरेपी भी शुरू की गई है। अब ऐसे में क्या करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन को ऑब्ज़र्व किया जाता है। अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो रही है या अच्छी हो रही है, अगर वो अच्छी हो रही है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है प्रोटोकॉल के हिसाब से। अगर पेशेंट की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसको तुरंत ICU में शिफ्ट किया जाता है। ऐसे में क्या लक्षण दिखने लग जाते हैं पेशेंट के, उसका लंग फेलियर के लक्षण दिखते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है, SpO2 लेस देन 84% हो जाता है इसमें। पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है और ख़राब इसमें हो सकता है, और जो बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उसमें वो इन्वॉल्व होने लग जाते हैं, उनके पैरामीटर्स गड़बड़ाने लग जाते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है उसका सक्शनिंग करना पड़े। इसका क्या मतलब है, जो सिक्रीशंस जमा हो जाते हैं इधर ट्रैक्ट में, उसको मशीन के द्वारा निकाला जाता है। फ्लूइड देके BP को मैनेज किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट को फिर ऑब्ज़र्व किया जाता है अच्छे से। अगर मान लो उनके सिम्टम्स इम्प्रूव हो गए हैं तो उनको फिर से प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब जब पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है तो वो एक प्रोटोकॉल के हिसाब से किया जाता है कि उसकी जो 2 सैंपल्स हैं वो नेगेटिव आने चाहिए 24 आवर्स अपार्ट में, मतलब 24 घंटे के अंतर में 2 सैंपल्स जो रहेंगे उसकी वायरोलॉजी वाले वो नेगेटिव रहने चाहिए। फेब्राइल होना चाहिए, सारे वाइटल्स उसके ठीक होने चाहिए। वाइटल्स का क्या मतलब है, BP, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, टेम्परेचर सब स्टेबल होना चाहिए, एक्सरे क्लियर होना चाहिए, और जो पेशेंट के जो बाकी के जो ऑर्गन्स पैरामीटर हैं वो नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और वो जानकारी हासिल कर सकें। प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।